नमस्कार। आज का टॉपिक है डीपी मुखर्जी की रचनाएं। वर्क्स ऑफ डीपी मुखर्जी। हमने डीपी मुखर्जी के जीवन चित्रण के बारे में चर्चा किया। अब हम यहाँ पर डीपी मुखर्जी की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। भारतीय समाजशास्त्रियों में डीपी मुखर्जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे महान समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने बहुत किताबें लिखी हैं और उन्हीं किताबों के माध्यम से हमें उनके सिद्धांतों के बारे में जानने का मौका मिलता है और इन किताबों के माध्यम से हम हमेशा डीपी मुखर्जी को याद करते रहेंगे। यहाँ पर हम डीपी मुखर्जी की जो किताबें हैं, रचनाएं हैं, वर्क्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी की जो पहली रचना थी वो थी बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी। ये रचनाएं या ये किताब 1932 में पब्लिश हुई। बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी। इसके बाद में दूसरी जो किताब थी डीपी मुखर्जी की, वो थी पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज। पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज 1924 में पब्लिश हुई, इन्होंने लिखी। तीसरी किताब थी टैगोर, ये स्टडी। 1943 में टैगोर के ऊपर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। और नंबर 4 पर थी मॉडर्न इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडियन कल्चर नामक पुस्तक इन्होंने 1942 में लिखी। इसी प्रकार से ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945 में लिखा, जो भारत के इतिहास के बारे में, भारतीय समाज के इतिहास के बारे में इन्होंने काफी बखूबी से इसमें बताने की कोशिश की। इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक। इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक 1945 में, क्योंकि डीपी मुखर्जी को म्यूजिक का बड़ा शौक था। ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। इनको म्यूजिक सुनने, म्यूजिक गाने, म्यूजिक डायरेक्शन, म्यूजिक को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था और इस पे भी इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जो 1945 में पब्लिश हुई। इसके बाद में 7वीं पुस्तक थी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये किताब 1946 में पब्लिश हुई और इन्होंने इस किताब में जो भारतीय युवा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका सविस्तार से वर्णन किया। इसके बाद में 8वीं पुस्तक थी व्यूज एंड काउंटर व्यूज। ये पुस्तक 1946 में पब्लिश हुई। 9वीं पुस्तक थी डाइवर्सिटीज, विविधता। ये 1958 में पब्लिश हुई। इसमें जो हम परंपरा की बात करते हैं और डाइवर्सिटीज की बात करते हैं, भिन्नता की बात करते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता की बात करते हैं, तो इनका इन्होंने बखूबी से सविस्तार इन्होंने वर्णन किया है और समझाने की कोशिश की है इस किताब के माध्यम से। 10वीं है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर 1942 में डीपी मुखर्जी ने लिखी और इस किताब में जो भारतीय संस्कृति का बखूबी से चित्रण किया, जिसमें भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं का और एक तरीके से उनको बताने की कोशिश की कि हमारा जो भारत देश है, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो एक बहुरंगी चुनरी की तरह है और इसका बखूबी से इसमें सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर के अंदर सविस्तार से देखा। 11वीं पुस्तक थी इनकी इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज। इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन। ये पुस्तक इनकी बहुत बड़ी महान देन है, क्योंकि
हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी भारतीय परंपराएं हैं, उसमें क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, और वो सारी चीजें इन्होंने इसको इसी किताब के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन विषय पर आपने इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस देहरादून में 1955 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया। इसके अतिरिक्त आपने आपके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। आप आपने एक कहानी संकलन भी प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ आपने एक संगीत की पुस्तक लिखी, और एक पुस्तक संगीत में भी अलग से भी लिखी आपने। आपके बंगाली भाषा में लिखे निबंधों के 2 खंड भी प्रकाशित हुए। इस प्रकार से एक महान राइटर मान लो, ये महान विद्वान मान लो, जिन्होंने अपना भारतीय लेखन में या भारतीय सामाजिक ग्रंथों में बहुत बड़ा योगदान दिया। डीबी मुखर्जी के सामाजिक विचार। डीपी मुखर्जी के सामाजिक विचार बहुत ही महान थे। डीपी मुखर्जी ने अनेक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आपके सामाजिक विचार समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र में विशेष रूप से अध्ययन किए जाते हैं। कला, संगीत, साहित्य से संबंधित लेखों, विचारों को संबंधित विषय में सम्मान की दृष्टि से पढ़ा जाता है। यहाँ उनके उन सामाजिक विचारों का भी उल्लेख किया जाएगा जिनका समाजशास्त्र में विशेष महत्व है, जैसे संपूर्णवादी दृष्टिकोण। डीपी मुखर्जी का संपूर्णवादी दृष्टिकोण एक महान योगदान है। डीपी मुखर्जी का मत है कि विभिन्न विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि परस्पर घनिष्ठतया संबंधित हैं। इन विज्ञानों की सामग्री के आदान प्रदान को आप आवश्यक मानते हैं। डीपी का मत है कि क्योंकि अर्थशास्त्र की जड़ें सामाजिक वास्तविकता में विद्यमान होती है, इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति समाजशास्त्री है। तो ये संपूर्णवादी, यानी कि एक शास्त्र के अंदर दूसरा शास्त्र का भी समावित होता है। इस तरीके से डीपी मुखर्जी ने यूज एंड काउंटर यूज में लिखा है कि इस विषय को ज्ञान से काट दिया गया, ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया गया, और जीवित सामाजिक दशाओं से अलग कर दिया गया है। तो ये आपने एक कथन समाजशास्त्र की बिखरी सामग्री से संबंध में कहा। आप सामाजिक जीवन को पृथक खंडों के अध्ययन करने के विरुद्ध थे, संपूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। इसके बाद में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक, सपोर्टर ऑफ मार्क्सियन आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा के महान समर्थकों में डीपी मुखर्जी का नाम लिया जाता है, बड़े आदर के साथ में। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। आपके विचारों, अध्ययनों, मतों, अध्ययन पद्धति या भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान आदि में किसी न किसी रूप में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। कुछ विद्वानों ने तो आपको भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रज तक कहने का साहस किया था। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की जो टिप्पणी है में लिखा है, पाद टिप्पणी में लिखा है कि डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं। ये किस स्पष्ट योगेंद्र सिंह जी ने कहा। डीपी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन द्वंद्वात्मक उपागम के अनुसार किया। आपका द्वंद्वाद हीगल, मार्क्स के प्रभाव का परिणाम है। योगेंद्र सिंह ने भी अपनी कृति में लिखा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के उपागमों में द्वंद्वात्मक उपागम अपना विशेष स्थान रखता है। भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रारंभ में MM रॉय, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण जैसे बुद्धिजीवियों के विचारों में मिलता है, जिन्होंने बाद में इसे त्याग दिया। समाजशास्त्र में इस उपागम का प्रभाव अधिक प्रभावशाली नहीं रहा, जिसके
इसका कारण ब्रिटानिया समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का प्रभुत्व अध्ययन पद्धति और क्षेत्र में होता रहा है। इसके उपरांत भी कुछ समाजशास्त्री द्वंद्वात्मक अथवा मार्क्सवादी समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से प्रभावित हुए, जिनमें एक डीपी मुखर्जी है। डीपी के साहित्य में भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में द्वंद्वात्मक संबंध की परिधि पाई जाती है। आपने भारतीय समाज के परिवर्तन का विश्लेषण भारतीय परंपराओं के संघर्ष के आधार पर किया है। डीपी द्वंद्वात्मक हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक से इस प्रकार भिन्न है कि हीगल विचारों में संघर्ष का अध्ययन करते हैं। मार्क्स भौतिक पदार्थों का आधार मानकर संघर्ष द्वारा परिवर्तन का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। वहीं डीपी भी परंपराओं में संघर्ष के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। मतलब आदमी परंपराओं में भी संघर्ष और द्वंद्व चलता है और उसके बाद में नई परंपरा को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से जो डीपी मुखर्जी ने भी परंपराओं में संघर्ष के द्वारा भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण या व्याख्या करते हैं। तो इस महान भारतीय समाजशास्त्री पर मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और ये हमेशा मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक है, डीपी मुखर्जी के हमने विचार पढ़ लिए हैं, संपूर्णवादी दृष्टिकोण वगैरह ये आपने देख लिए हैं और इनकी रचनाओं के बारे में हमने इस टॉपिक में जाना है। इसी प्रकार से इस महान विचार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।